नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर परीक्षा में हाईटेक नकल को लेकर एनएसयूआई ने घेरा कलेक्ट्रेट, परीक्षा रद्द कर उठाई जांच की मांग। आरोपी बीओ को शासन ने बना दिया डीईओ, विधवा शिक्षिका से रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का हुआ प्रमोशन। पहले सावन सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, हर हर महादेव से गूंजा वातावरण। 2 साल बाद फिर दौड़ेंगी लोकल ट्रेनें, 16 और 17 जुलाई से छुएंगी पटरी, यात्रियों में खुशी की लहर। ये थी तमाम सुर्खियां, खबरें विस्तार से। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट घेराव कर परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। परीक्षा में जसपुर की 2 बहनों द्वारा कैमरा वॉकी टॉकी से नकल करने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई ने निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। हमारी पहली मांग यह है कि व्यापम इस परीक्षा को निरस्त करे। दूसरा, व्यापम के जो अधिकारी कर्मचारी और जो केंद्र अध्यक्ष है और जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, अगर उनकी देखरेख में परीक्षा हो रहा था तो इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई? उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा ये भी मांग है कि इसमें हो ना हो मध्य प्रदेश की तर्ज की तरह एक बहुत बड़ा रैकेट जो आपराधिक गतिविधियों भी संलिप्त रहते हैं, उन लोगों के द्वारा व्यापम में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। और आज पहले दफा हम लोगों ने मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और यह विधानसभा में भी उठाया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन करके जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र अध्यक्ष के द्वारा उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है चीटिंग के केस में, प्लस 112 बीएनएस की धारा उसमें लगाई गई है, 67 आईटी एक्ट में लगा है, षड्यंत्र की धारा भी लगाई गई है कि इस पूरे रैकेट में यदि और भी लोग कोई शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से ऐसी निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण परीक्षा में किसी को भी ऐसी कोई भी गतिविधि करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। और आज अभी पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड में उनसे पूछताछ की जाएगी कि इसमें और भी कौन लोग थे। कल जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की व्यापम परीक्षा ले रही थी पंडित राम दुलारी स्कूल में, वहां पर 2 युवतियों द्वारा बड़े नकल को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे भांडा फोड़ के गए एनएसयूआई के छात्रों द्वारा। यहाँ पे अभी विकास सिंह मौजूद है। विकास जी, किस तरह से आपको जानकारी हुई कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड किया जा रहा है, इतनी बड़ी नकल को भी गैजेट के साथ किया जा रहा है, कैसे आपको जानकारी? भैया, हमारा एक मित्र का उसके वो ट्रेवल्स कंपनी चलाता है, उसके 2 लड़कियां गाड़ी बुक कराने आई। जैसे ये गाड़ी बुक करा के सीता चौक तक निकली होंगी, उन्होंने अपने बैग से बहुत सारे गैजेट्स निकाले, कैमरा, वॉकी टॉकी और एयरबैग टाइप के। 2 लड़कियां सर्विस एप्लीकेशन निकालने के बाद पेशेंट को छोड़ा और हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे संदिग्ध पे जाके पता करें। तो जैसे ही हमने स्कूल के पास जाके 4-5 दिन निरीक्षण किए, देखे कि लड़की वॉकी टॉकी किसी से बात कर काम कर रहा है। संदेह हुआ तो हमने वीडियो बनाते बनाते लड़की के पास जाए, तो जाके देखे तो पता चला कि कोई अंदर एक लड़की बैठी, उसको वो कैमरे और वॉकी के जरिए से पूरे क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब दे रही थी। क्या लगता है जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, इंतजाम जो बाहर से चेकर भी आते हैं, जो वहाँ के जो देख रेख करते हैं, उनको लेकर आप क्या व्यवस्था किसी तरह किस जैसी नहीं थी कि वहाँ पे अगर कोई लड़की इतना बड़ा कैमरा लेकर जा सकती, मतलब वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तरीका जो राज्य सरकार है वो व्यापम घोटाले से बोल सकती है। देखिए, कल जिस तरह से व्यापम का परीक्षा पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर का हुआ और उसमें बिलासपुर में मामला और आया है, वो निसंदेह एक मामला है और बिना प्रशासन और बिना यहाँ के राज्य के सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण या बिना ये मामला नहीं हो सकता। जिस तरह से दोनों लड़कियां इस 22 में
और तीसरा टेप के माध्यम से कितने समय नकल करने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित रूप से एक संगठित गिरोह का काम है और जब तक परीक्षा को निरस्त किया जाए और सीबीआई से जांच करके मामले का नहीं जाएंगे तब तक मामले का पता चल होगा। हमारे एनएसयूआई और कांग्रेस के साथी लगातार इस मामले को लेकर कल प्रयास किए हैं और रात को 7 से 8 बजे के बीच मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि FIR हो गया, तब तक FIR नहीं हुआ है, उसके बाद FIR किया गया है। निश्चित रूप से ये मामला बहुत गंभीर है और राज्य सरकार और प्रशासन के बिना संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग की। इस सवाल का जवाब ये है, मतलब इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी, क्या कहेंगे आप? ये जो कल जो कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी सीधी साधे तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से घोटाले होते जा रहे हैं। आप देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला का उजागर किया हमारे साथियों ने, व्यापम घोटाला, जिससे पूरे 22,000 बच्चे इस पेपर में सम्मिलित हुए थे। 40 सेंटरों में नकलची लोग अपने टीम को लगा के वहां पर ईयरफोन के माध्यम से, हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां घोटाला कर रहे थे, आंसर बता रहे थे, जिसको हमारे एनएसयू के साथी पकड़े। और अब सरकार से मांग करते हैं कि इस घोटाले को पर्दाफाश करना चाहिए, इसमें सीबीआई जांच कराना चाहिए, जो भी दोषी है सामने आना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो लड़की इसमें जांच में सामने आ रही थी वो लड़की आती मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर से, तो ये भी चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर ऐसा कांड हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तभी यह कांड हो रहा है। आपको बता दें कि 2 बहनें अनुसूर्या और अनुराधा, अनुसूर्या एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी और अनुराधा उसको ऑटो में बैठकर पूरा आंसर उनको बता रही थी। तो आप जरा सोचिए किस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया। बेहद ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो बच्चे जो मेहनत करके पढ़ते हैं और एग्जाम दिलाते हैं स्पष्टता के साथ, और उनके द्वारा और जो चीट करते हैं, नकलची बच्चे होते हैं जो इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं, तो जरा सोचिए कि इनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या वहां पे अगर सुरक्षा के इंतजाम थे तो कैसे वो गैजेट वहां अंदर पहुंच गया, किस तरह से ऐसे हालात बने। और उसके बावजूद भी जब 12 बजे उनको पकड़ लिया गया, उसके बावजूद भी FIR करने में 9 बज गया रात तक के। मतलब इसमें क्या मिली भगत की आशंका तो सीधी स्पष्ट हो रही है कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाए, किसी न किसी मिली भगत है। एनएसयूआई के लोगों का नहीं, यहाँ तो पूरे बीजेपी की सरकार में इस तरह के कांड हो रहे हैं, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर में PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा और नकल का हाईटेक स्कैंडल। कहने को परीक्षा का माहौल था, लेकिन राम दुलारे दुबे स्कूल सेंटर में बैठी 2 युवतियां जैसे परीक्षा देने नहीं बल्कि ऑपरेशन नकल को अंजाम देने आई थी। कान में डिवाइस, कैमरा, पूरा हाईटेक सिस्टम लेकर, लेकिन यहां उनके नकल तंत्र की पोल एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने खोल दी, जिसके बाद उन दोनों बहनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शिकायत के बाद केंद्र प्रभारी ने युवतियों के खिलाफ विभागीय शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस गिरफ्तारी में जुटी थी, उधर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, प्रदेश महिला महामंत्री शिल्पी तिवारी और पूरी टीम थाने पहुंच गई। थाने में नारे लगे, हंगामा हुआ और फिर धरना भी। नीरज पांडे ने साफ कहा, ये महज 2 युवतियों की करतूत नहीं, ये बीजेपी राज में फलते फूलते नकल उद्योग का हिस्सा है। PWD विभाग की मिलीभगत से ये रैकेट पनप रहा है और मेहनतकश बच्चों का भविष्य यूं ही नीलाम हो रहा है। पूरे प्रदेश में व्यापम द्वारा PWD सब इंजीनियर की भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजन की गई थी, जिसमें बिलासपुर जिले से एक खबर सामने आई। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विकास ठाकुर और प्रदेश सचिव मयंक सिंह गौतम द्वारा ये बात बताई गई कि एक छात्रा जो बाहर से ऑपरेट करके आधुनिक तरीके से नकल कर रही है, जो एक बहुत गंभीर विषय है। पूरे प्रदेश में उनसे बात करने के बाद ये खुलासा हुआ है कि 40 से ज्यादा लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं। तो ये एक बड़ा स्कैम व्यापम जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बाकी जो राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने का प्रतीत हो रहा है। आने वाले आगामी समय में भी कुछ और भी एग्जाम है, तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें बड़े नेता इन्वॉल्व हो सकते हैं 100%। इसमें पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में साफ साफ दिखता प्रतीत हो रहा है, जिसको प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा लीपापोती भी करने का काम किया जा रहा है। 6 घंटे हो गए, अभी तक इस मामले में FIR नहीं हुई। हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनके पास लगातार ऊपर से फोन आ रहे हैं, मैं फोन को लेकर बाहर जाकर बात कर रहे हैं।
तो इनसे प्रतीत होता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से भी एफआईआर हो इस मामले में, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये परीक्षा निरस्त हो तत्काल प्रभाव से, अन्यथा पूरे प्रदेश में एनएसयूआई कल से उग्र आंदोलन करना स्टार्ट करेगी। कांग्रेस नेत्री शिल्पी तिवारी का तंज बेहद तल्ख था। उन्होंने कहा, भाजपा और उनके अफसरशाही के संरक्षण में नकलबाजों के गिरोह तैयार हो रहे हैं। ईमानदार गरीब बच्चे किताबों से लड़ते हैं और यहाँ ये हाईटेक गैजेट्स लेकर नकल का तमाशा रचाया जा रहा है। पुलिस का रवैया भी सवालों में है। व्यापम की परीक्षा थी, पीडब्ल्यूडी के जो एग्जाम था आज राम दुलारे दुबे स्कूल में, तो वहाँ पर हमारे एनएसयूआई के भाई लोग जो थे, दो विकास सिंह और मयंक सिंह जो थे, उन लोगों ने चीटिंग करते हुए, नकल करते हुए लड़कियों को पकड़ा है और 12 बजे से उन लोग पकड़ लिए हैं। लड़कियां भी बाहर की है, अंडमान निकोबार उन लोग बता रहे हैं और उन्होंने उन लड़कियों ने भी खुल के ये बताया कि 40 लोगों का सिंडिकेट है, ये लड़की ने बताया है। तो हम लोग यहाँ पर थाने में आ जाए हैं उनके नाम से एफआईआर कराने के लिए, लेकिन पुलिस के रवैया ढिलमुल दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि 12 बजे से जब लड़कियां हमारे लड़के जब भाई लोग हमारे पकड़ लिए हैं तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। और लगातार पुलिस अधिकारियों के पास भी फोन आ रहे हैं ऊपर से, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके प्रेशर में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करके सच्चाई से, ईमानदारी से एग्जाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, अपने घर परिवार और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, जिसके साथ साथ कि हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा, उस राज्य में छत्तीसगढ़ एक तो शांति का प्रतीक, शांति का टापू कहने वाले राज्य में इस टाइप की घटना हो रही है, तो इसके हम घोर निंदा करते हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और एनएसयूआई वाले हमारे भाई लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं और हमें इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान थाने का माहौल ऐसा था मानो थानेदार नहीं, वहां नकल माफियाओं की पेशी हो रही है। एनएसयूआई पदाधिकारी 7 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र है, राम दुलारी स्कूल है जो थाना सरकंडा अंतर्गत आता है। इसमें एक परीक्षार्थी अन्नू सूर्या नामक एक परीक्षार्थी थी जो कि एक अपने अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए अपनी बहन, उनकी जो बहन थी वो बाहर बैठी हुई थी सेंटर के और उनको परीक्षा में गाइड कर रही थी। उसी में उनको अभी नकल करते हुए पकड़ा गया है और उसमें उनके विरुद्ध उचित एफआईआर करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एनएसयूआई ने परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की है ताकि ये पता चले कि परीक्षा में बैठे कितने और हाईटेक नकलचियों ने सिस्टम को खरीद लिया है। ये मामला बस 2 लड़कियों का नहीं, ये उस सिस्टम का चिट्ठा है जहां भाजपा राज में पढ़ाई से ज़्यादा नकल में तकनीक और राजनीतिक संरक्षण का निवेश हो रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही शराबी शिक्षकों की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन शराबी शिक्षकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शराबी शिक्षकों की हरकतों से शिक्षा विभाग भी परेशान है। ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिले के सिंघनपुरी प्राथमिक शाला से सामने आया है, जहां पदस्थ शराबी शिक्षक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया। प्रदेश के मुंगेली विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुरी में प्रधान पाठक सतराम दास पात्रे नशे की हालत में स्कूल पहुंचा था, जिसने खुद को कक्ष में बंद कर लिया। सुबह जब दूसरे शिक्षक स्कूल पहुंचे और पाया कि विद्यालय का दरवाजा अंदर से बंद है, स्थिति को गंभीर देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा मंडलोई खुद मौके पर पहुंची और काफ़ी प्रयास के बाद जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो देखा गया कि प्रधान पाठक नशे में धुत था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रतिमा मंडलोई ने जमकर फटकार लगाई और उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय मुंगेली भेजा गया, जहां मेडिकल परीक्षण में उनके द्वारा नशीले पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई। इस दौरान स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियां और मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित रही। शैक्षिक समन्वय महल साहब का फोन आया कि जड़ाधारा संकुल के सिंघनपुरी प्राथमिक शाला प्रधान पाठक भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, बच्चे बाहर में हैं। लगभग 11:30 पौने 12 बजे की बात है। मैं तत्काल स्कूल पहुंची और कोई अनिष्ट की आशंका सोचकर कि कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है जिसके कारण दरवाज़ा बंद कर दिया है करके तत्काल मैं रवानगी ली और वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद दरवाज़ा खुलवाई। खोलने के पश्चात देखी कि वो शिक्षक शराब के नशे में धुत था। उसको तुरंत मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर थाना हैरा से गंगा लेकर आई और वहाँ पर आवेदन देकर डॉक्टरी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए
उसको वहाँ भिजवाई जिला चिकित्सालय। वहाँ पर पॉजिटिव आया। प्रतिवेदन बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल निलंबन की कार्यवाही के लिए सूचना दी और मैं अपने कार्य के लिए अपने ऑफिस वापस आ गई। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि जिस स्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहाँ इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन ने साफ किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक तरफ अभियान चलाकर एक पेड़ मां के नाम रोपित किया जा रहा है तो दूसरी ओर वहीं बेदर्दी से बड़े बड़े वृक्षों को काटकर शासन प्रशासन के इस अभियान को चिढ़ाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला सरकंडा मुख्य मार्ग पर गुप्ता डेयरी के सामने का आया है, जहां हरे भरे पेड़ को अवैध तरीके से काटा जा रहा। पूछे जाने पर किसी ने भी न तो जवाब दिया और न ही इस पेड़ कटवाने वाले का नाम बताया। मौके पर मौजूद बिजली कर्मचारियों ने कहा कि वे सिर्फ मेंटेनेंस के तहत डंगाल काट रहे हैं, जबकि मौके पर पूरा पेड़ काटा जा रहा था। बता दें कि पास में ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। हो सकता है कि यह विद्युत विभाग के साथ सांठगांठ कर भवन स्वामी पेड़ को कटवा रहे हो। ये तय है कि बिना किसी की अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा है। जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करे तो बेहतर होगा। पहले तो केवल जंगलों की कटाई की जाती थी, लेकिन अब शहर के पेड़ों के भी अवैध रूप से और बेरहमी के साथ कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण और शहर की सुंदरता में कमी भी आ रही है। हमारी लाइन में काट रहे हैं, एक साथ कट रहे हैं ना दोनों पेड़। तो मैं उसको नहीं काट रहा हूँ भाई, मैं इसको काट रहा हूँ। उसको कौन काटा मैं नहीं जानता, मैं अभी आया हूँ। तो बता रहे हैं आप फेंकल ही हो बिजली को। कौन बोला? कौन बोला? हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर पेड़ कट रहा है, वहाँ बाजू में पेड़ कट रहा है। ये वाली तो बात किया हूँ, ये हमारी लाइन में आ रहा है, बाकी को नहीं जानता हूँ। पे चढ़े थे, किसके कहने पर काटे? मैं नहीं काटा हूँ। अभी चढ़े थे ऊपर, अभी बोले आपने काटे। पेड़ की कटाई कर रहे हैं। वहाँ से भी यहाँ पर लाइन के जो आ रहा था ना, वहाँ पर चिपका हुआ था। हम लोग को कंडक्टर किसकी अनुमति थी? वो भी कि आप काट रहे थे, किसकी अनुमति थी? हम लोग जिस लाइन में आ रहा है ना, उसको ही काट रहे हैं ताकि शॉर्ट हो रहा है बार बार। तो जो है कॉम्प्लेक्स वाला जो है वो लोग कटवाए होंगे उसको बस हम लोग कटवाए हैं। तो भी यहाँ पर आप इसको कटाया तो बिजली विभाग में से कटवाया है। यहाँ पेड़ तो हम जैसे डंगाल को छाड़ते हैं, यहाँ पर से हम लोग को तार यहाँ पर से आ जाकर चिपक जाए। तो इसी नाम से वापस पूरा दब जाता पूरा, जैसे कर जाता ना दब जाता हम लोग कंडक्टर पेड़ में जाओ। बाजू पेड़ को भी आपने काटा है पूरा? पेड़ काटा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पेड़ को काट रहा है। मंडल वाले इसको कॉम्प्लेक्स के सामने पेड़ को हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पर विद्युत मंडल की टीम आई। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं काट रहे हैं। अभी हम श्रीपुर रोड पे खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है उसकी बेरहमी से कटाई की गई है। आप ये देख सकते हैं कि बगल में ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसके पूरा कॉम्प्लेक्स इस पेड़ से ढका हुआ था। वही कॉम्प्लेक्स और उसकी बात पेड़ को काट दिया गया। मैं आपको आगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के आगे रेता गिट्टी हमेशा पड़ा रहता है। ये पूरा रेता और गिट्टी रोड पे आ रहा है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की, हादसा होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के कि पेड़ की कितनी बेरहमी से कटाई की गई है। पूरा पेड़ को यहाँ पे काट दिया गया है। जितना भी ऊपर बिजली लाइन में यहाँ पे तार पे पेड़ आ रहा था, उसके पेड़ को काट दिया गया। मैं ये भी दिखाऊंगी कि पेड़ के सामने कॉम्प्लेक्स और 2 दुकानें भी आ रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग के दुकान मालिकों की निजी खपत भी हो सकती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पेड़ किसकी अनुमति से काटा जा रहा है और क्यों काटा जा रहा है। देखते रहे ग्रैंड न्यूज़ कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिसाम को। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी।
प्लॉट एक फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य शासन के एक आदेश से सिस्टम पर सवाल उठने लगा है। स्कूल शिक्षा विभाग में डीईओ के पद पर हाल ही में राज्य शासन ने पद स्थापना और तबादला के आदेश जारी किए हैं। बिलासपुर जैसे प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले के अलावा हाई कोर्ट मुख्यालय में दागी शिक्षक को डीईओ की कुर्सी सौंप दी गई है। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में बीईओ के पद पर रहते हुए विजय तांडे पर शिक्षिका से 1,04,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। आरोप की पुष्टि के बाद कलेक्टर ने पद से हटा दिया था। दागी बीईओ को प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले न्यायधानी में डीईओ के पद पर पदस्थापना को लेकर सवाल उठने लगा है। आखिर सिस्टम नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं? शिक्षिका के साथ आखिर सिस्टम नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? शिक्षिका से 1,04,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में कोटा ब्लॉक के तत्कालीन बीईओ और वर्तमान में बिलासपुर जिले के नए डीईओ विजय तांडे और मिलीभगत में शामिल क्लर्क एकादशी पोर्ते के खिलाफ कलेक्टर ने जांच दल का गठन किया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में महिला शिक्षिका की शिकायत को सही ठहराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर बिलासपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण ने बीईओ तांडे को पद से हटाते हुए स्कूल भेज दिया था। वहीं क्लर्क एकादशी पोर्ते को तत्कालीन डीईओ अनिल तिवारी ने निलंबित कर दिया था। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्लियर होती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो डीओ अभी आए थे, जो 2-4 महीने कार्य किए, उनको हटा के कोटा में जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ऐसे बीओ को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसको यहाँ लाके डीओ बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा जाहिर होती है कि आखिर उसमें से कितने परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचे होंगे जो बीओ को डीओ बनाया गया। तो हमारी ये मांग रहेगी सरकार से और यहाँ के डीएम साहब से कि कैसे भ्रष्टाचारी डीओ को यहाँ ना बैठाया जाए, क्योंकि ऐसे भी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए भ्रष्टाचारी डीओ नहीं चाहिए, हमें एक स्वच्छ छवि का डीओ चाहिए। हमारी ये मांग है। कोटा ब्लॉक के बीईओ के पद पर रहते हुए तांडे ने जो कुछ किया, सभी दस्तावेज सोशल मीडिया में तेजी साथ वायरल हो रहा है। वायरल दस्तावेजों के साथ ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार में सिस्टम नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। ओछिनपारा में पदस्थ विधवा शिक्षिका नीलम भारद्वाज से 1,24,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। यह रकम बीईओ कार्यालय में पदस्थ क्लर्क एकादशी पोर्ते ने ली थी। 3 मार्च को शिक्षिका नीलम भारद्वाज ने इसकी शिकायत जनदर्शन में तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण से की थी। कलेक्टर के निर्देश पर इस मामले में 3 सदस्यीय जाँच टीम बनी। कमेटी ने 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में क्लर्क एकादशी पोर्ते व बीईओ विजय तांडे को रिश्वतखोरी में संलिप्त पाया गया। जांच में ये भी बात सामने आई कि दोनों ने मिलकर महिला शिक्षिका का करीब 1.5 महीने की सैलरी भी रोक रखी थी। कोटा के तत्कालीन बीईओ विजय तांडे पर शिक्षक को गलत स्कूल में ज्वाइन कराने का आरोप लगा था। कैमरामैन राहुल सिंह ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पुस्तक विमोचन एवं रचनाकार सम्मान समारोह का एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर किसी लेखक की नई किताबों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और उस लेखक को सम्मानित किया जाता है। यह एक उत्सव का अवसर होता है जहां लेखक, प्रकाशक और पाठक एक साथ मौजूद होते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ साहित्य की संस्कृति संस्थान और जय जवाहर साहित्य संस्कृति संस्थान का एक संयुक्त आयोजन बिलासपुर में पुस्तक के विमोचन और सम्मान समारोह के रूप में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम बिलासपुर के विकलांग चेतना परिषद मोपका में रविवार को आयोजित किया गया। आयोजन ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक के विमोचन और सम्मान समारोह के रूप में किया गया है। उपस्थित सभी अतिथियों का फूल गुलदस्ता साथ ही मोमेंटो देकर सम्मानित और स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर हुआ, वहीं शिव अर्पण, छंद और माँ जैसी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल्या देवी विष्णुदेव साय, पूजा विधानी, प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री शिल्पी तिवारी और सुशील त्रिवेदी उपस्थित रहे। हम विकलांग चेतना भवन में खड़े हैं जहां पे पुस्तक विमोचन एवं रचनाकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं हमारे साथ कौशल्या विष्णुदेव साय जी भी उपस्थित है। आइए हम उनसे बात करते हैं और आज के संरचना और पुस्तक विमोचन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो राधे राधे और बम बोल बम। अभी सावन का महीना शुरू हो गया तो सबको बोल बम और यथाशक्ति तथा भक्ति सबको कार्यक्रम भोलेनाथ की सेवा में भाग लेवे। और आज का जो कार्यक्रम था रश्मि जी के द्वारा बहुत सुंदर, जितने भी हमारे साहित्यकार, कवित्री, कवि, उन सबका सम्मान समारोह रहा
और कहीं ना कहीं जब हम ऐसे सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, तो उनका उत्साहवर्धन होता है। उनको अपने काम के प्रति जब ऐसा कोई सम्मान कर देता है तो उनको लगता है कि हम जीवन में कुछ सार्थकता वाला काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हमारे समाज सेवी लगे रहें, आयोजन होता रहे और निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, और इस तरीके से ढूंढ के लाएँ जो समाज सेवी हैं, चाहे किसी भी विभाग से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी क्षेत्र के लिए कर रहे हो, अगर हम उनको सम्मान करें, अच्छा वहाँ से उठा करके एक मंच देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल से आभार होता है, हमारे लिए दुआओं की संख्या बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा आयोजन होता रहे। और छत्तीसगढ़ में अभी काफ़ी मात्रा में ऐसा हो रहा है। हम काफ़ी जगह ऐसा भाग लिए हैं। हमारे साथ पिंकी बाजार जी भी हैं, उनके रायपुर में भी हमने कार्यक्रम भाग लिया था, उन्होंने भी ऐसा सम्मान किया। जो वहाँ पे सफाई कर्मी महिलाएं हैं, उनका उन्होंने सम्मान करा था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम आज नारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उनका व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस तरीके से हम व्यवहारिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम ही हैं जो संस्कृति को बचा के रखी हैं, हम ही हैं जो एक परिवार को भी सहेज के रख रही हैं। तो समस्त नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आभार और प्यार। तो हमने कौशल्या विष्णुदेव साहब जी से बात किया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस सम्मान समारोह में आके, पुस्तक विमोचन संरक्षण सम्मान समारोह में आके बहुत ही अच्छा लगा। देखते रहें ग्रैंड न्यूज़। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इब्तिशाम देशमुख। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग की आशंका से एक युवती की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवतियां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मामले गेलवे लीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है, जहां प्रियंका मरावी, ज्योति सिंह, अंजलि और संतोषी मार्केटिंग का काम करती हैं। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले सभी ने कंपनी का एनुअल फंक्शन अटेंड किया था। कार्यक्रम से लौटने के बाद सभी अपने किराए के कमरे में पहुंची हुई थी, तभी अचानक चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायत पर साथियों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही प्रियंका मरावी ने अपना दम तोड़ दिया। वही अन्य 3 युवतियों को जिला अस्पताल और सिम्स में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बीमार युवतियों के बयान पर परिजनों की सूचना दी और 100 को पीएम के लिए भेजा गया। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। क्या है, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन रखा गया था, तो वहाँ से आने के बाद लड़की जो थे उन लोग अपने रूम चले गए, हम लोग अपने रूम चले गए। और वो कुछ लड़कियाँ थीं, उन्होंने खाना वाना खाने के दौरान कुछ उनका सेहत ख़राब हो गया है, तो अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं उन लोग को। तो अभी उन लोग का तबीयत थोड़ा ठीक है। कितने लड़कियां आई? 3। और एक लड़की कहाँ चल दी? वो सिम्स हॉस्पिटल में। क्या क्या नाम है? सिम्स में है, उनका नाम प्रियंका है, और जो यहाँ है एक की नाम अंजलि है और एक की नाम ज्योति। कहाँ? यहाँ जिला हॉस्पिटल? हाँ, जिला हॉस्पिटल में। मैं ना, क्या बोलते हैं, मैं आ रही थी, उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा। दुकान गई हुई थी और सेंटर गई, सेंटर से दुकान आई, वहाँ से फिर आई तो खजाने ले ली, पानी खरीदी 2 पाउच। और क्या खाई? और तुलसी ड्रॉप पी ली, ORS घोल पी थी। हो गया। बाकी इतना उल्टी कराया कि खाना का स्मेल भी पसंद नहीं है मेरे को। आज हो गया। कितना खाई थी? पता नहीं, थोड़ा खाई थी मैम। मैं कब ली है? मैं तो आज ही ली हूँ। आज ही ली है? I mean की सुबह। कल रात्रि को पुलिस थाना सिरगिट्टी में अर्जुन सिंह के द्वारा, जो अनूपपुर के निवासी हैं, थाने में आकर एक सूचना दी गई कि उसकी पुत्री प्रियंका सिंह यहाँ सिरगिट्टी में रहती थी, सेल्स का काम करती थी और उसकी मृत्यु हो गई है। सिम्स में उसकी बॉडी रखी है। इस पर थाना सिरगिट्टी में मर्ग कायम किया गया है। आज उसकी पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम पुलिस ने मर्ग कायम कर अग्रिम जांच कार्रवाई लिया है। इसके साथ पुलिस को यह भी सूचना मिली कि उसके साथ रहने वाले 2-3 अन्य लड़कियों की भी उसी दिनांक को तबीयत खराब हुई थी, जिसमें 2 लड़कियां जिला अस्पताल में एडमिट हैं। एक लड़की सिम्स में उसका उपचार चल रहा था। तीनों के लिए डॉक्टर से मुलाहिजा लिया जा रहा है, मुलाहिजा भरकर कि किस कारण से एडमिट थे, क्या वजह थी। इस पर पुलिस इस पर भी जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट के पश्चात और आगे जांच के पश्चात यह स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी तबीयत किस वजह से खराब हुई थी। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद अब सभी का फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खासतौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह दिन शिव जी का प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए अधिकतर लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। हम नंदीश्वर सार्वजनिक शिव मंदिर में खड़े हैं। आज हम आपको बता देते हैं कि सावन सोमवार का आज पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि इस शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी भक्त यहां आज शिव भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा है भी कि पार्वती जी शिव जी के लिए उपवास रखती थी। उसी को मानते हुए आजकल सारी पत्नियां अपने पति के लंबे उम्र के लिए उपवास रखती है। आइए हम यहाँ बात करते हैं और सावन सोमवार के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। अपना नाम बताएंगे? ओम नमः शिवाय। मेरा नाम चंद्रकला है। अभी सावन सोमवार चल रहा है, आज पहला सोमवार है। कैसा रहा आज मंदिर? सुबह से भक्तों की लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छा है। बहुत यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। सुबह 5 बजे से जो शुरू हुआ है भक्तों का लाइन लगा हुआ है। अभी तक प्रसाद वितरण हो रहा है, लोग दर्शन करके जा रहे हैं। जैसे आज पहला सोमवार है तो कुछ विशेष मंदिर में कार्यक्रम होगा? आज शाम को रामायण, हर सोमवार को होता है वैसे तो रामायण का पाठ। आज शाम को भजन कीर्तन रामायण का पाठ सब 4:30 बजे से शुरू होगा। काफ़ी भीड़ रहती है मैडम। अभी 1 बज गया है, अभी दोपहर को, फिर भी लोग इतने सारे यहाँ 12 महीना भीड़ रहती है सोमवार को, तो सावन का महीना तो थोड़ा स्पेशल है बहुत। और सावन के महीने के बारे में विस्तार से शिव जी के परिवार का है पूरा सावन महीना। जैसे कि बताया कि पूरा महीना शिव जी के परिवार का यह महीना है। यहाँ और भक्त लोग भी उपस्थित हैं, हम उन भक्त लोग से बात करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताओगे? कुछ नहीं, यहाँ बहुत अच्छी पूजा हो रही है और सब बढ़िया है, अच्छा फील हो रहा है। हाँ मैं आज हूँ। और पूजा वूजा हुई? हाँ बहुत अच्छे से मैंने आज पूजा किया। हाँ मैं आती हूँ। कहाँ से हो? यही बंधवा पारा। अपना नाम बताएंगे? निहारिका साहू। इन्होंने बताया कि हर साल उपवास रखते हैं, आज भी उपवास है। शिव जी के भक्त हैं इन लोग। आइए हम आपको दिखाते हैं, अभी यहाँ पे पूजा की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से शिव जी की पूजा की जा रही है। देख सकते हैं आप, अभी शिव जी की पूजा की है। शिव जी को दूध से नहलाया जा रहा है, दूध दही से नहलाया जा रहा है। हमारे साथ और भी भक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और सावन के महत्व के बारे में जानते हैं। सावन का महीने में बहुत बढ़िया पर्व माना जाता है। भोले बाबा सबकी हर मनोकामना पूर्ण करे, सबकी रक्षा करे, दया दृष्टि बनाए और आशीर्वाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे भक्त जिन्होंने सावन के महत्व के बारे में हमें बताया और इसे सबसे पवित्र महीना भी माना जाता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इब्तिशाम देशमुख। सावन मास की भक्ति यात्रा में जुटे बिलासपुर के सैकड़ों श्रद्धालु सोमवार को बिलासपुर से साउथ बिहार एक्सप्रेस से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। कुछ श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच गए हैं। गुलाबों से सजी ट्रेन से जब हर हर महादेव के जयकारे गूंजे तो स्टेशन पर माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया। सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए खुद इंद्र देवता धरती पर उतर आए हैं। कांवरियों ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। वे सैकड़ों बार बाबा धाम जा चुके हैं, इसलिए उन्हें बाबा धाम पहुंचने के सभी रास्तों की जानकारी है। फिर भी
अगर उन्हें कहीं भी दिक्कत होती है तो उनके साथीगण उन्हें मदद करते हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं पटना के लिए, जो अभी पूजा स्पेशल गाड़ी चल रही है उसमें बाबा धाम के लिए। कल शाम तक पहुंचेंगे, फिर वहां से जल लेके पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे। अब अभी वहां पहुंचने के बाद स्थिति पता चलेगी भीड़ कितना है क्या है। बाकी ऐसा है अभी पहले से अच्छा हो गया है व्यवस्था, तो जल्दी से जल्दी वहां दर्शन और जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 10 लोग हैं। रविवार की सुबह श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज में गंगा तट पर स्नान कर विधिवत जल भराई की। गंगा मैया से आशीर्वाद लेने के बाद सभी ने शिव भक्ति का संकल्प दोहराया। अब 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू हो गई है, जो देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान डमरू, झांझ, मंजीरे और भजनों की गूंज लगातार शिवत्व का एहसास करवा रही है। भोले की यह भक्ति यात्रा अब 17 जुलाई को देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ को गंगाजल अर्पण के साथ संपन्न होगी। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह यात्रा सिर्फ कर्म नहीं, भाव है और बाबा का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी मंजिल है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के एससीएल बसंत विहार में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी का शुभारंभ हो गया है। कोल इंडिया के निदेशक मंडल की गरिमामय उपस्थिति में सीएमडी हरीश दुहन ने इसकी शुरुआत की। खास बात यह रही कि इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर से लेकर पूरे स्टाफ केवल महिलाएं हैं। यही नहीं, पूरे परिसर को पिंक फोर्स की थीम पर तैयार किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण का नया प्रतीक बन रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित डिस्पेंसरी का शुभारंभ करने के बाद एससीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने कहा, यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। यहाँ न केवल ओपीडी में मरीजों का इलाज होगा, बल्कि इमरजेंसी मरीजों के लिए भी त्वरित उपचार की सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि पूरे डिस्पेंसरी को पिंक कलर थीम में सजाया गया है, जिसे महिलाओं का पसंदीदा रंग बताया गया। सीएमडी ने कहा कि पिंक फोर्स अब पूरी मजबूती से सेवाएं देगी और भविष्य में इसे और व्यापक स्तर पर ले जाने की योजना है। आज ये एससीएल के लिए बहुत ही गौरव का आज दिन है। महिला सशक्तिकरण को लेके हम लोगों ने एक अनूठी ये प्रयास किया है। ये डिस्पेंसरी हमारा आज से सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होगा, महिलाओं द्वारा ऑपरेटेड होगा। डॉक्टर इंचार्ज से लेके और जो भी हमारे मेट्रन्स हैं, नर्स हैं, स्टाफ है, कंप्लीट सभी महिलाएं हैं। ये प्रयास हमारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है और एक ये भी प्रयास है कि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ये सर्विस सेक्टर में भी हम लोगों ने एक प्रयास किया है और हमें पूर्ण विश्वास है हमारी महिलाएं जो यूनिट यहाँ पे हम स्थापित कर रहे हैं, ये सभी पेशेंट्स के लिए भी लाभदायक होगा और अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। किस तरह की डिस्पेंसरी? ये डिस्पेंसरी है, जो भी ओपीडी सर्विसेज यहाँ पे आएंगे या इमरजेंसी सर्विसेज आएंगे उसको भी अटेंड किया जाएगा, कर रहे हैं और फर्दर हमारा भविष्य में इसको और एक्सपेंड करने का भी प्लान है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए खास कलर दिया गया है, पिंक कलर से। बिल्कुल पिंक कलर है, महिलाओं का कलर ये फेवरेट कलर है और इसी के आधार पे हमारी ये पिंक फोर्स महिलाएं यहाँ पर बन गई। नारी सशक्तिकरण में ये हमारा एससीएल का पहला कदम है। माननीय HOMC श्री किशन रेड्डी साहब का ये एक निर्देश था या फिर उनका सपना था कि नारी सशक्तिकरण हो, तो ये हमारी पहली यूनिट है जहाँ पर इट इज बी रन बाय ऑल वुमेन एंड आगे हम और भी इकाइयों को ऑल वुमेन यूनिट्स बनाएंगे। नॉट ओनली डिस्पेंसरीज, ऑपरेशंस में हम लोग बनाएंगे। इसी दिशा में एससीएल काम कर रहा है। नारी शक्ति का पावर हो उनके हाथ में और आगे के दिनों में जैसा आप लोग सब जानते हैं कि वो 2029 जो इलेक्शन होगा उसमें 30% रिजर्वेशन मातृशक्ति का ही होगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी कम से कम 30-40% यूनिट्स लेड बाय वुमेन हो। तो ये एक पहला कदम है, आगे हम ऐसे भी और कदम लेते रहेंगे। आज हम लोगों की बसंत विहार डिस्पेंसरी पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी हो गई है। तो महिलाएं अपना धैर्य और सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता भी कहीं भी छुपी नहीं है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को पूर्ण रूप से इसका जो संचालन सौंपा है तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम होगा
और आपकी टीम को लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे? हमारी टीम में यहाँ पर 5 डॉक्टर्स हैं और स्टाफ हैं 10, तो सभी बहुत सक्षम हैं और मुझे लगता है कि उनको अभी अपनी दक्षता और कार्यकुशलता को दिखाने का मौका मिलेगा और अच्छा करेंगी बहुत। इस मौके पर चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर प्रतिभा पाठक ने कहा कि इस डिस्पेंसरी के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ 5 महिला डॉक्टर और 10 अन्य महिला स्टाफ की टीम काम करेगी, जो मरीजों को बेहतर इलाज के साथ संवेदनशील व्यवहार भी देगी। डॉक्टर पाठक ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में यह डिस्पेंसरी महिलाओं की क्षमता और सेवाओं का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 13 डेमू और मेमू पैसेंजर ट्रेनों को बहाल करने का ऐलान किया है। इसमें गेवरा रोड रायपुर, गेवरा रोड मेमू पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। यह ट्रेन 16 और 17 जुलाई से एक बार फिर इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इससे कोयलांचल क्षेत्र के यात्रियों समेत दिन में सफर करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से गेवरा रोड से रायपुर तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए हर सुबह गाड़ी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही दिन के समय रायपुर और बिलासपुर से गेवरा रोड आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। अभी तक रायपुर जंक्शन से कोरबा तक दिन में 10 घंटे के अंतराल कोई ट्रेन नहीं है। गेवरा रोड से रायपुर तक कोई सीधी ट्रेन नहीं होने की वजह से यात्रियों को कोरबा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। बिलासपुर के लिए सिर्फ यही एक गाड़ी उपलब्ध थी। कोयलांचल के यात्रियों ने लंबे समय से इस ट्रेन की बहाली की मांग की थी, जो अब पूरी हो गई है। यह कदम नियमित रूप से रायपुर और बिलासपुर से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा। परिचालन के दृष्टिकोण से कुछ ट्रेनें रद्द की हुई थी। एक ही ट्रेन थी बिलासपुर डिवीजन से संबंधित, जो गेवरा रूट से रायपुर जाती थी, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया। तो इसके लिए लोग मांग भी करते थे, लेकिन जैसा आपको पता ही होगा कि लाइन डबलिंग का काम, ट्रिपलिंग का, चौथी लाइन, इस तरीके का काफ़ी कार्य चल रहा था। वो सबको देखते हुए या सेफ्टी के दृष्टिकोण से बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उसके लिए वो ट्रेन कैंसिल थी, तो उसको रिस्टोर कर दिया गया। नहीं, वो नोटिफिकेशन में उसका डेट आ जाएगा, पर निर्णय हो गया है कि उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। बिलासपुर से कोटा नाका चौक से बेलघाना जाने वाले मार्ग स्थित दारू भट्टी के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरी, जिसमें 2 युवक सवार थे। पीछे बैठे 28 वर्षीय युवक का हाथ मोटरसाइकिल के पिछले चक्के में बुरी तरह फंस गया, जिससे बड़े मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार लिटिया निवासी 24 वर्षीय देव सिंह श्याम, पिता राम सही श्याम और 28 वर्षीय सुमित मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने गांव जाने के लिए निकले थे। दारू भट्टी के आगे बढ़े ही थे कि अचानक इनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। मोटरसाइकिल चला रहे युवक को मामूली चोट आई। वहीं पीछे बैठे लिटिया निवासी सुमित श्याम, पिता दादूराम श्याम का हाथ मोटरसाइकिल के पिछले चक्के में बुरी तरह फंस गया। राहगीरों ने हाथ को निकालने की बड़ी कोशिश की, पर नहीं निकाल पाए। घटना की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पहुंचकर युवक के हाथ को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वे भी नाकाम रहे। पुलिस ने मोटरसाइकिल के चक्के को निकलवाया, तब जाकर युवक का हाथ बाहर निकल सका। तब तक घायल युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल हो चुका था। युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा लेकर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रिफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण बिलासपुर
आएंगे। उनके आने से पहले भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और आगामी परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विभिन्न व्यवस्थाओं का सुनियोजित विभाजन किया गया ताकि आगामी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना को लेकर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करेगी। इसके फायदे बताएगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने सोमवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। अध्यक्ष ने टीमों को संगठित करने और जाति जनगणना के बारे में ओबीसी समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर फोकस बढ़ाने के लिए कहा है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पार्टी का जो दिशा निर्देश है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर वो दूर दराज अंतिम छोर तक पहुँचे। इसी उद्देश्य को लेकर हम सब एक देश एक चुनाव एक ऐसा विषय है, सुधार के अनुरूप आने पे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, संवैधानिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा। चुनाव होने से हमारे समय भी बचेगा और गरीबों के कल्याण के लिए, अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की योजना, उसको समय के साथ पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर हम सब। और दूसरा विषय एक है जाति जनगणना की मांग वर्षों से विपक्ष उठाते रही है। विपक्ष का मामला आया था और बार बार केंद्र सरकार इस बात को टाल रही है, ऐसा भी आरोप लगाते थे। मोदी जी ने एक झटके में निर्णय लिया कि जाति जनगणना आज हिंदुस्तान की जरूरत है। पिछड़े समाज, दलित समाज को सामने लाने के लिए जाति जनगणना कराना होगा, क्योंकि उनके लिए जितनी भी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, उन तक पहुंचने में किसी न किसी कारण से इस जनगणना के कारण या स्पष्ट कास्ट सेंसस नहीं होने के कारण या उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण रुक जाता है। वो उन योजनाओं का लाभ पूरा उन तक पहुंचे, अंतिम छोर तक के जितने भी कार्यक्रम हैं मोदी जी ने बनाया है पिछड़ों के लिए, जो कार्यक्रम है, यो चुनाव के कारण, देश में बार बार चुनाव के कारण और बार बार आदर्श आचार संहिता लगने के कारण निर्माण कार्यों में, विकास कार्यों में या जन कल्याण के, लोक कल्याण के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको पहुंचाने में, अंतिम छोर तक पहुंचाने में जो दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को इन सब कार्यों से हल होने वाला है। हमारा उद्देश्य एक ही है। पार्टी ने जो कार्यक्रम दिया है जन कल्याण, लोक कल्याण के कार्यों को लेके, केंद्र की योजनाओं को लेके, उनका प्रचार प्रसार और अंतिम छोर तक पहुंचे, इसीलिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बूथ, वार्ड और पंचायत स्तर पर पार्टी की पहुंच को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी संगठित टीमें बनाकर काम में जुटकर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के बीच जागरूकता फैलाएंगे। बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संभाग स्तरीय भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैठक रखा गया है, जिसमें प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सम्मानीय राकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक रखी गई और इस बैठक में यह तय किया गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के जो संभाग मुख्यालय है उस मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का एक वृहद जन जागरण हेतु जो आगामी होने वाले जनगणना है, उस जनगणना को जन जन तक के पहुंचाने के लिए और हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको जन तक के पहुंचाने के लिए एक वृहद विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण जी का आगमन और संबोधन होगा। इसी कार्य को कैसे संपादित किया जाना है और कैसे उसको कार्य रचना बना करके सफल बनाएं, इस हेतु आज का यह बैठक रखी गई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा संभाग स्तरीय बैठक आज यहाँ आयोजित की गई और बैठक में मुख्य रूप से हमारे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चंद्राकर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक के मूल उद्देश्य है कि आगामी जो हमारे जातिगत जनगणना है, मोदी जी की एक देश एक चुनाव और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो पिछड़ा वर्ग के हित के लिए लिया गया है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और एक सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अंतिम छोर के व्यक्ति तक, एक एक जनता तक इस योजना को सम्मेलन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक के बाद सरकार की उपलब्धियों
और चल रही पहल पर चर्चा सत्र आयोजित किए जाने कहा, ताकि जमीनी स्तर पर संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने सतत जुड़ाव और जागरूकता के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित करने और पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नया पारे में युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों और ग्रामीणों ने सिरगिट्टी थाने का घेराव कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या आपसी रंजिश में की गई है। पुलिस ने मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि इस बात को लेकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और धाराओं के तहत मुकदमा दायर करने को लेकर सभी ने थानों का घेराव कर दिया और सभी दोषियों की सजा की मांग भी करने लगे। कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए परिजनों ने थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा भी दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ और मामले की जांच पुलिस द्वारा भी की जा रही है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। नया पारा में कुछ दिवस पूर्व एक व्यक्ति कैलाश ध्रुव, उसकी वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात संदेहियों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई। उसके पश्चात पुलिस ने 7 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को अपने अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया है। विधिवत गिरफ्तारी की गई है और मामले में विवेचना की जा रही है। इन्हें रिमांड पे न्यायालय भेजा जा रहा है। क्या कुछ इसमें मामला निकलकर सामने आया सर, क्यों इस तरह से मारपीट किया गया? इसमें किसी बात को लेकर मैं आपस में जब ये अपने दोस्तों के साथ आ रहा था कैलाश ध्रुव, तो उसकी गाड़ी को रोककर इसके जो उसी मोहल्ले में रहने वाले अन्य लोग थे, उनको उसको रोककर मारपीट किए। मारपीट करने के पश्चात जब इसके सर पे इस पर गंभीर चोट आ गई और वहाँ पर वो गिर गया था, तो अंधेरा इनको ये लगा कि यह मर गया है। मरा हुआ समझकर ये पीछे जंगल में इसको ले जाकर फेंक दिए थे। फेंकने के बाद पुलिस जब मौके पे आई, पुलिस मौके पर आकर आसपास खोजी तो नहीं मिला। उसके बाद जब सुबह परिजनों को शंका हुई तो पुलिस ने और सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पीछे एक तालाबनुमा गड्ढा था, इस पर उसका शव हमें प्राप्त हुआ। आगे की कार्रवाई की गई। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जाने के पश्चात उन्होंने जुर्म कबूला है और आगे की कार्रवाई पुलिस उनकी गिरफ्तारी पश्चात कर रही है। जो हम लोग FIR करवाए थे, उसमें थोड़ा सा हमको शंका था कि कुछ चीज़ को ऐसा था कि हम लोग को समझ में नहीं आया। नाम हटाया गया रजिस्टर वगैरह, तो हम अभी थाना अब पहुँचे तो हमको फिर जब FIR चार्जशीट देखे ना, तो उसमें ये चीज़ को क्लियर हुआ, तो हम संतुष्ट हुए। कौन से मामले में पहुँचे? 302 के मामले में छोटा भाई कैलाश ध्रुव। क्या हुआ क्या था? अब उसके साथ मारपीट करके, मतलब प्लानिंग करके, उस मतलब टंगिया उंगिया सवार किया गया था उसके ऊपर। कौन शामिल था इसमें? कितने लोग हैं? इसमें 8 लोग हैं। धर्मेंद्र, अजय, मनीषा और पकलू और काजू है, परिवा है, जीतू, 8 लोग हैं मिला। संदेह क्या था आप लोग? संदेह मतलब ये था कि अपने को झगड़ा हुआ, तो उस समय ये सब चीज़ को हम लोग हल्के में ले लिए थे, मतलब ध्यान नहीं दिए थे। अपने को लगा छोटा मोटा झगड़ा होगा करके, फिर वहाँ से वो लापता हो गया था। अब उसको रात भर इधर उधर ढूंढे। हम लोग थाना आए थे आवेदन देने के लिए, तो उसके बाद अपने को लगा रात को आ जाएगा। यहाँ आवेदन अपन थाने में आकर दे चुके थे, तो उसके बाद यहाँ का सर था, वो बोले कि सवेरे उसको लेके आ जाना, अगर आ जाएगा तो
फिर आगे का कार्रवाई करेंगे और धारा लगाएंगे करके। उसके बाद से लापता हुआ, फिर दूसरा दिन अपने को पता चला कि उसके साथ ऐसा वारदात हो गया। ये 3 लोगों को छोड़ने की जो शंका थी, संदेह था? नहीं सर, वो सब अब क्लियर हो गए। थोड़ा सा संदेह था FIR के नाम से, बाकी वो सब चीज़ अन्य में था करके वो अब आज क्लियर हो गया। क्या बोले, बातचीत हुआ तो क्या कुछ बोले? उसमें मतलब चार्जशीट में अपन दिखा दिए हैं जो चीज़ें 8 लोग का नाम आ चुका है। संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के भरनी आवास पारा में सरकारी जमीन पर बने एक आलीशान चर्च में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों को सूचना पर हिंदू संगठन के नेता राम सिंह के नेतृत्व में संगठन के लोग पहुंचे और भारी हंगामा किया। सकरी पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की। आरोप है कि यह शराब छुड़वाने समेत अन्य प्रलोभनों के जरिए हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस पर पूरे मामले की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है। वहीं हिंदू संगठनों और पंचायत प्रतिनिधियों ने इस अवैध चर्च को तोड़ने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। भरनी आवास पारा में बने इस आलीशान चर्च को लेकर हिंदू नेता राम सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर बने इस चर्च में शराब छुड़वाने और अन्य प्रलोभनों के जरिए हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। राम सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर इस चर्च को बनाने के लिए इतना बड़ा फंड कहां से और किसके द्वारा दिया गया, इसकी प्रशासनिक जांच होनी चाहिए। सरकारी जमीन पे अवैध चर्च बना करके ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। गांव वालों के द्वारा सूचना मिली और यहाँ के सनातनी साथियों के द्वारा सूचना मिली कि इस अवैध चर्च में धर्मांतरण जैसी गतिविधि चल रही है। प्रार्थना सभा लगाया गया है, गांव के भोले भाले लोगों को बुला करके उनसे प्रार्थना करवाया जा गया है। हम जब पहुँचे तो गाँव वाले और क्या बोलते हैं प्रशासन वहाँ पहुँच चुका था। वहाँ पर धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा था। कुछ लोग प्रेयर के नाम पे हिंदुओं को बरगला के उनका धर्मांतरण कर रहे थे, जिसका विरोध आज सभी सनातनी समाज ने किया है। और इन धर्मांतरण कराने वालों को पुलिस पर लगभग 12 से 15 लोग बैठे थे। सरकारी जमीन पे अवैध चर्च, आलीशान चर्च को देख के समझ में नहीं आएगा क्योंकि उस गांव में वैसा कोई घर ही नहीं है। इतना शानदार चर्च, और इससे तो पता चलता है कि ये विदेशी फंडिंग से ही चल रहा है। ये अवैध जो फंडिंग चल रही है उससे चर्च बना के रखे हैं ये लोग। बहुत शानदार चर्च, इनकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि इनको चर्च बनाने के लिए पैसा आता कहां से है और ये हिंदुओं को टारगेट करके धर्मांतरण करते तो उसके लिए इनको फंड कहां से आता है। सकरी पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है और थाने में पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि चर्च में 10 से 15 हिंदू समाज के लोगों को प्रार्थना कराई जा रही थी और उन्हें बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भरनी में अवैध चर्च का निर्माण कर वहां के हिंदू समाज के लोगों को बहला फुसला कर उनको धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सकरी में वन विभाग की जमीन में अवैध तरीके से चर्च का निर्माण किया गया है और उसी चर्च में दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण और उनका परिवर्तन किया जा रहा था। साथ ही लोगों पर मानसिक दबाव भी बनाए जा रहे थे। इसी मामले को लेकर पंचायत भरनी के सरपंच, उप सरपंच और पंचायत गण एवं ग्रामीणों द्वारा जगह का जायजा लिया गया, जिसमें रंगे हाथ धर्म परिवर्तन कराते कुछ लोग पकड़े गए। इसके बाद पंचायत और ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। साथ ही हिंदू संगठन के लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कलेक्टर द्वारा जल्द ही कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश भर में लगातार धर्मांतरण की शिकायतें आ रही है और अब तो हद पार हो गई कि जब सरकारी भूमि पर, वो भी वन विभाग की भूमि पर बड़े स्तर पर एक चर्च का निर्माण करा दिया जाता है अवैध रूप से। और कल हिंदू संगठन और गांव के लोगों ने मिलकर वहां पर हो रहे धर्मांतरण का विरोध भी किया। आइए जानते हैं हिंदू संगठन लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना है। कल जिस तरह से वहां पे धर्मांतरण का खेल चल रहा था, क्या इनकी मंशा और क्या चाह रहे हैं ये लोग जो लगातार इस तरह के? इनकी मंशा कहीं ना कहीं देश को फिर से गुलाम बनाने की है। ये भोले भाले हिंदुओं को पैसे का लालच देकर के या इलाज का लालच देकर के, कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे कि आप लोगों का दारू छूट जाएगा, हम लोग प्रेयर करेंगे, और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपाहिज व्यक्ति भी चलने लगेगा। तो भैया सबसे पहला प्रार्थना और इनको चमत्कार तो अपने लोगों पे करना चाहिए जो इनका खुद का पोप व्हील चेयर पे रहता है। ये लोग प्रेयर का ये पैसे का लालच देते हैं, ये और बहुत सारी चीजों का प्रलोभन देते हैं और वो प्रलोभन देकर के भोले भाले लोगों को, अधिकतर महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये लोग महिलाओं को टारगेट करके उनका धर्मांतरण करते, ब्रेन वॉश कर देते हैं। उनके दिमाग में इस कदर घुस जाते हैं कि वो अपने परिवार से, पूरे समाज से लड़ने के लिए आतुर रहते हैं। इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा अपना समाज भी है। हमारा अपना समाज अपने लोगों के मुसीबत में खड़ा नहीं होता और ये लोग आते हैं
क्या है, मदद का दिखावा करते हैं। 2 रोटी किसी को खिला दिए, 2 बोरी चावल किसी को दे दिए और बता दिए कि आप हमारे धर्म में आइए, प्रेयर कीजिए, आपका सब समस्या दूर हो जाएगा। अरे भैया, प्रार्थना अगर करने से समस्या दूर होता तो इनके खुद के लोग, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ये उनको क्यों नहीं जाते? ये सेवा के नाम पे ये दिखावा करते हैं। ये भारत को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता, अंग्रेज तो चले गए, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी जो मानसिकता है भारत को गुलाम बनाने की, ये उसकी तैयारी है। इसके लिए देशी विदेशी फंडिंग के साथ में ये लोग भारत को गुलाम मतलब बनाने सीधे मुद्दे की बात यह है कि हिंदुओं को इस तरह से बताया जाता है कि तुम्हारे समाज में हम तुम्हारी मदद करेंगे, सामाजिक मतलब वो दिखाकर उनको धर्मांतरण कराया जाता है। बिल्कुल 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 सामाजिक, ये पहले समाज से तोड़ते हैं कि कोई नहीं, ये वो दुनियादारी। आप इनसे जब चर्चा करेंगे तो ये देवी देवताओं के बारे में भी आप शब्द बात करते हैं, लेकिन अगर ये जो 4 दिन की चांदनी वाली कहावत है ना, ये 4 दिन जो जिस पंथ को अपना रहे थे उनके बारे में बोल दो तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कदर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कहीं ना कहीं इनको पैसे का लालच दिया जाता है, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, लाखों करोड़ों की फंडिंग चलती है, तब ये धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मिशन जेसुआ के तहत ये छत्तीसगढ़ को धर्मांतरित करने की तैयारी है, छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने की तैयारी है। जैसा कि राम सिंह ने बताया, यहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जाएगा और यहाँ पे कब्जा करने की साजिश की जा रही है पूरे भारत में, केवल बिलासपुर यानी पूरे भारत में ये धर्मांतरण का खेल जारी है। अभी क्या कहेंगे आप भी बहुत समय से इस संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं, क्या लग रहा है धर्मांतरण को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म का ये जो बहाना बनाते हैं कि हम लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना मद्रास हाई कोर्ट बोला है कि वो चर्च में होती है, घरों में नहीं होती। और इनके जो घर घर में हिंदू संगठन हम छापा मार कार्रवाई जो कर रहे हैं, उसको एक तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने जायज ठहराया है, कानूनी ठहराया है हमारी इस कार्रवाई को। और उनको घरों में जो प्रार्थना सभा के आड़ में जो है धर्मांतरण जो कर रहे हैं, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने अवैध और गैर कानूनी ठहराया है। जबकि इस हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए और ऐसी तमाम गतिविधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने बयान में कह चुके हैं कि ईसाई समुदाय शिक्षा और स्वास्थ्य का लालच देकर के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रहा है, लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए ये कथित हिंदूवादी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। ये इसे हिंदू संगठन और प्रदेश का हिंदू जो है ना सत्ते में है, न केवल अपने को ठगा महसूस कर रहा है बल्कि धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग अपनी सरकार से करता है। कल जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, भरनई गांव की, वहां के उपसरपंच भी यहाँ मौजूद है, जहां पे आलीशान चर्च का निर्माण किया गया था। क्या कहेंगे उपसरपंच जी, आपको जानकारी हुई थी कि नहीं जब ये जब बनाया जा रहा था? उस समय हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि जो वहाँ बेजा कब्जा करके रखा है वो अपने लिए एक मकान का निर्माण कर रहा है, तो हमको चर्च की जानकारी। कल जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, कम से कम 30 की संख्या में छोटे बच्चे थे और 20 की संख्या में बड़े लोग थे। तो जो छोटे बच्चों का जो उत्तेजितपन था, उसको देख के हम लोग हैरान रह गए। वो लोग मतलब बड़ों से ज्यादा मतलब इतना बहस कर रहे थे, इतना उत्तेजित हो गए थे कि मान लो उनके हाथ में हथियार तो वो हमको मार देते। तो मतलब ये तो हमारे सीधे सीधे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो आदमी मतलब जो वहां बना है चर्च, जो बंगला बना है, वो हमारे पूरे भरनी गांव में उतना बड़ा हाल पूरा हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है जितना बड़ा हाल वहां वन विभाग की भूमि में बेजा कब्जा करके बनाया गया। आप सोच लीजिए फंड कहां से आया? जो आदमी उस जमीन को बेचा है उसके पास खुद कच्ची दीवार उठाने के लिए पैसा नहीं है। अब वो उतना मतलब उतना बड़ा बन चुका है कि पूछिए मत। अभी क्या मांग कर रहे हैं? उसको तुड़वाना है, किसी भी स्थिति में तुड़वाना है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरा है वो। आज की डेट में मान लो धीरे धीरे करके हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा वो, तो उसको तुरंत तोड़वाना है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास भी आते हैं, अभी तहसीलदार मुलाकात उनसे मुलाकात हुई, वो बोले कि डीएफओ को मैं भेज रहा हूँ और उसके बाद वो करवा देंगे करके। अभी हम लोग तुरंत तहसील ऑफिस जाएंगे, एडीएम सर के पास जाएंगे, थाना प्रभारी जी के पास जाएंगे। अभी फिलहाल एसपी सर के पास आए हुए हैं। उसके बाद तुरंत उसको किसी भी स्थिति में तोड़वाना ही है। लगातार जिस तरह से धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं सामने, महिलाएं भी अधिक से अधिक उस जगह में पहुंचती है और अभी हिंदू संगठन महिलाएं पे मौजूद है। क्या कहेंगे, महिलाओं को भी बरगलाया जा रहा है क्या? महिलाओं को तो बरगलाया जा ही रहा है, स्पेशल टारगेट किया जा रहा है कुछ एज की महिलाओं को, बच्चियों को। और मुझे सरकार से ये बात बोलनी है, हम एसपी ऑफिस के कार्यालय में है एक पेड़ माँ के नाम, प्रकृति हम बचा रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, लेकिन हर घर से अगर हमने हिंदू को नहीं बचाया, मुझे लगता है कि जहाँ पे जितने घर हैं सब बड़े बड़े अधिकारी, नेता, जितने भी लोग हैं,
चाहे कोई भी हो, वो घर में पूजा पाठ करता है, उसको अगर नहीं बचा पाओगे आसपास, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये भारत सुरक्षित हो जाएगा। और पूरे विश्व में सनातन के नाम से भारत को जाना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर बरगलाया जा रहा है, धर्मांतरण की सीख वहाँ पे दी जा रही है। और ना बहनों को छोड़ रहे हैं, ना बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना आधे उम्र के एज के पुरुष महिला जो भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सभी को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू को ही टारगेट कर रहे हैं और खास तौर से बहनों को टारगेट कर रहे हैं। वो अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं। इतना ज्यादा उनको बरगला दिया जाता है कि वो किसी तरह प्रकार का सुनने के लिए वो हमारी बातें तैयार नहीं है, उल्टा मार काट करने के लिए हमको तैयार हो जाती हैं और उल्टा सीधा हमारे ऊपर आरोप भी लगाना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत गंभीर मतलब वहाँ भड़काऊ बयान भी दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा और कुछ लालच भी दिया जाता है, पैसों से मदद किया जाता है। देखते हैं कि थोड़ी सी गरीब महिला है या लाचार है, उनको पैसों से मदद किया जाता है और अपने आदमी को शामिल करके पूरा धर्म परिवर्तन करवा रहे। गांव-गांव में तो पूरे गांव-गांव करवा चुके हैं वो। मतलब समाज में सहायता देने, पैसों का लालच और कई तरह के झूठे बयानबाजी देकर हिंदुओं को धर्मांतरण के नाम पे उकसाया जा रहा है और उन्हें धर्मांतरित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हिंदुत्व की संस्कृति को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।